नमस्कार। आज हम बिग डेटा इंजीनियरिंग की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। खासतौर पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम हडूप से डेटाब्रिक्स तक कैसे पहुंचे। हमारे पास कुछ अच्छे लेख हैं जो इस पूरे सफ़र को, इस यात्रा को बयान करते हैं, और हमारा लक्ष्य है ये समझना कि भाई ये टेक्नोलॉजी बदली कैसे और क्यों बदली। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है करीब शुरुआती 2000 के दशक की। इंटरनेट एकदम से बढ़ रहा था। डिजिटल डेटा का, जैसे कह सकते हैं, एक सैलाब आ गया था। और जो पुराने तरीके थे हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेस, वो इतने बड़े डेटा को संभालने में हाँफने लगे थे। असल कहानी यहीं से शुरू होती है। उस समय गूगल ने अपने कुछ सिस्टम्स पर पेपर्स पब्लिश किए। जीएफएस, जो उनका डेटा स्टोर करने का तरीका था, और मैप रिड्यूस, डेटा प्रोसेस करने का मॉडल। इनसे ही प्रेरणा लेकर ओपन सोर्स कम्युनिटी ने अपाचे हडूप बनाया। इसके कह सकते हैं दो मुख्य हिस्से थे। HDFS जो डेटा रखता था, और मैप रिड्यूस जो उसे प्रोसेस करता था। इसने बिग डेटा प्रोसेसिंग में वाकई क्रांति ला दी थी। हाँ बिल्कुल। हडूप उस समय एक बहुत बड़ी चीज थी, एक क्रांति ही थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हडूप की अपनी कुछ सीमाएं भी थीं, कुछ कमियां थीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो डिस्क पर आधारित था, मतलब हार्ड ड्राइव पर, तो वो धीमा था। और फिर मैप रिड्यूस जॉब लिखना, वो भी खासकर जावा में, काफी पेचीदा काम था, आसान नहीं था। और ये रियल टाइम विश्लेषण के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं था। मतलब फौरन नतीजे नहीं मिलते थे, और संसाधनों का इस्तेमाल भी, क्या कहते हैं, बहुत कुशल नहीं था। हाँ, ये स्पीड वाली बात बिल्कुल सही है। मुझे भी याद है एक बड़ी ग्लोबल रिटेल कंपनी के साथ काम करने का अनुभव। हडूप ने उनका ETL प्रोसेस, मतलब डेटा निकालने, बदलने, लोड करने का काम करीब 40% तेज तो कर दिया था। पर जब बिजनेस टीम ने कहा कि भाई हमें तो फौरन जानना है ग्राहक क्या कर रहा है रियल टाइम में, तब हडूप वो नहीं कर पाया। तो साफ था कि कुछ तेज चाहिए था। जी बिल्कुल। तो इन्हीं सीमाओं को देखते हुए एक नई चीज की जरूरत महसूस हुई। और यहीं पर तस्वीर में आया अपाचे स्पार्क। अच्छा। इसे 2009 में UC बर्कली में विकसित किया गया था, और बाद में ये भी एक अपाचे प्रोजेक्ट बन गया। अच्छा। तो स्पार्क ने ऐसा क्या अलग किया हडूप से? क्या खास था उसमें? सबसे बड़ा बदलाव जो गेम चेंजर था वो था इन मेमोरी प्रोसेसिंग। जी। मतलब डेटा को डिस्क के बजाय कंप्यूटर की तेज मेमोरी में रखकर प्रोसेस करना। जी। इससे कुछ कामों की स्पीड तो आप मानिए 100 गुना तक बढ़ गई। 100 गुना? हाँ, और इसने पाइथन, स्काला जैसी जो आजकल की पॉपुलर भाषाएं हैं, उनमें API दिए, जिससे कोड लिखना बहुत आसान हो गया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बैच प्रोसेसिंग, स्ट्रीमिंग यानी लाइव डेटा, SQL क्वेरी, मशीन लर्निंग, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पर मुमकिन हो गया। और हाँ, एक और जरूरी चीज, रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट्स यानी RDDs। इनके जरिए इसने बेहतर फॉल्ट टॉलरेंस भी सुनिश्चित किया। मतलब अगर सिस्टम का कोई हिस्सा फेल भी हो जाए तो काम रुकता नहीं था, डेटा रिकवर हो जाता था। 100 गुना तेजी, और ये सब एक ही जगह। ये तो वाकई कमाल है। रियल टाइम वाली बात पर मुझे बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन का उदाहरण याद आ रहा है। पहले हडूप इस्तेमाल करते थे तो धोखाधड़ी पकड़ने में घंटों लग जाते थे। तब तक तो नुकसान हो चुका होता था। बिल्कुल। स्पार्क स्ट्रीमिंग का उपयोग करके वही निगरानी का समय घंटों से घटकर मिनटों में आ गया। ये बहुत बड़ा बदलाव था। जी हाँ, ये एक जबरदस्त सुधार था। लेकिन स्पार्क ने स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी तो दी, पर एक नई तरह की चुनौती सामने आ गई। वो थी इन स्पार्क क्लस्टर्स को मैनेज करना। मतलब उनका प्रबंधन, सुरक्षा, जरूरत के हिसाब से स्केल करना, ये सब अब भी एक सिरदर्द था। क्लस्टर को ठीक से चलाने के लिए, उसे ट्यून करने के लिए काफी माथापच्ची करनी पड़ती थी। अच्छा, तो ये मैनेजमेंट वाली जो मुश्किल थी, उसका हल कैसे निकला फिर? हाँ, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पार्क के जो ओरिजिनल क्रिएटर्स थे, उन्होंने ही 2013 में डेटाब्रिक्स की स्थापना की। ये एक क्लाउड नेटिव यानी क्लाउड के लिए ही बना हुआ और पूरी तरह से मैनेज्ड प्लेटफॉर्म है बिग डेटा और AI के लिए। इसने कई नई चीजें पेश की जिससे काम बहुत आसान हो गया, जैसे सर्वरलेस कंप्यूटिंग। मतलब सर्वर की चिंता नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल। और ऑटो स्केलिंग यानी सिस्टम खुद ही लोड के हिसाब से छोटा बड़ा हो जाता है। और डेल्टा लेक। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसने डेटा लेक में एसिड ट्रांजैक्शन की सुविधा दी। इसका मतलब है कि डेटा में जो बदलाव होते हैं वो बैंक ट्रांजैक्शन जितने भरोसेमंद हो गए, या तो पूरा होगा या कुछ नहीं, डेटा खराब नहीं होगा। अच्छा। और हाँ, टीमों के साथ मिलकर काम करने के लिए इंटरैक्टिव नोटबुक्स भी।
ये Amazon, AWS, Microsoft Azure, Google क्लाउड जैसे सभी बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और इसमें मशीन लर्निंग के लिए ML Flow जैसे टूल भी पहले से ही इंटीग्रेटेड है। ये तो सुनने में बहुत ही सुविधाजनक लग रहा है, मतलब काफ़ी मुश्किलें हल हो गईं। मुझे याद है एक ई-कॉमर्स क्लाइंट के साथ काम करते हुए हमने डेटाब्रिक्स और डेल्टा लेक का इस्तेमाल किया था। हमने एक ऐसा पाइपलाइन बनाया जो प्रति सेकंड लाखों यूजर इवेंट्स को संभाल सकता था, और नतीजा ये हुआ कि लगभग सब सेकंड लेटेंसी के साथ AI संचालित सिफारिशें देना मुमकिन हो पाया, और इससे उनके ग्राहक जुड़ाव में, मतलब कस्टमर एंगेजमेंट में 20% की वृद्धि हुई। बिल्कुल सही। और डेटाब्रिक्स आज सिर्फ यही नहीं रुका है, ये अब एक डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो रहा है। इसका मतलब है कि ये और भी बेहतर डेटा गवर्नेंस और सुरक्षा दे रहा है यूनिटी कैटलॉग के जरिए। AI संचालित इनसाइट्स, मतलब AI खुद ही डेटा से ज़रूरी जानकारी निकाल कर दे देता है। लागत का बेहतर प्रबंधन और डेटा से लेकर AI मॉडल बनाने तक पूरे जीवन चक्र के लिए एंड-टू-एंड सपोर्ट दे रहा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने एक सफर तय किया है, डिस्क आधारित थोड़ी धीमी प्रोसेसिंग वाले हडूप से, फिर इन मेमोरी तेज कंप्यूटिंग वाले स्पार्क तक, और फिर एक पूरी तरह से मैनेज्ड क्लाउड नेटिव और इंटेलिजेंट समाधान यानी डेटाब्रिक्स तक। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक दिलचस्प यात्रा रही है टेक्नोलॉजी की। ये पूरी कहानियों में सोचने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे डेटा की मात्रा बढ़ती जा रही है और AI हमारे जीवन में और भी गहराई से समाता जा रहा है, डेटा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगला बड़ा परिवर्तन क्या हो सकता है, अगला पड़ाव क्या होगा, ये सोचना वाकई दिलचस्प है।